Hello to everyone, myself Vijay Tiwari. Students, in this class we are going to study about integration. That is, in this lecture we will learn what is integration, what are the use of integration in our daily life. Okay, students, as you know that calculus is divided in two parts. First part is differential calculus and second part is integral calculus. Differential calculus basically centered on derivatives. Okay, डिफरेंशिएशन में हमें एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इस टाइप का एक फंक्शन दिया जाता है और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते हैं, हमें क्या मिलता है एफ डैश एक्स। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में हमें एक फंक्शन दिया जाता है, हम उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं या डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बट इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में हम उस फंक्शन को फाइंड करते हैं जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव गिवन है। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ finding a function whose differential coefficient is given is called integration. Okay, that is integration is the reverse process of differentiation. Okay, for example, d dx of sin x is equal to cos x. ठीक है, sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है cos x। अब cos x का अगर आपसे इंटीग्रल पूछा जाए या एंटी डेरिवेटिव पूछा जाए या प्रिमिटिव पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन होगा जिसका cos x डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो cos x डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका है, sin x का। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल क्या होगा, sin x होगा। क्लियर है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x will be sin x. Okay, similarly d dx of tan x is equal to sec square. Okay, that is sec square x is the differential coefficient of tan x. Okay, so the primitive or integral or antiderivative of sec square x will be tan x. Okay, so antiderivative of sec square x will be tan x. ओके, अच्छा अब इसी को हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने सपोज कर लिया, लेट स्मॉल एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट of a function capital Fx, that is d dx of capital Fx is equal to small fx, then we say that antiderivative or integral or primitive of small fx is capital Fx, and this is
this is denoted as this is denoted as integral of small fx dx is equal to कैपिटल fx। ओके, तो ये इसका नोटेशन है। मैंने यहां पर सपोज कर लिया कि स्मॉल fx कैपिटल fx का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो अगर आपसे स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव पूछा जाए, इंटीग्रल पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? कैपिटल fx बताओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर है? दैट इज हम इंटीग्रेशन में हम वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें दिया होता है। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है वो नोटेशन ये है। ठीक है, अब इस नोटेशन में इन सभी की मीनिंग क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये सिंबल आया कहां से? ये सिंबल एक्चुअली सम वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है यस, एस का इनलॉन्गेटेड फॉर्म है। ओके, क्योंकि इंटीग्रल का जब हम लोग प्रैक्टिकल मीनिंग देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्युमुलेट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें किसी फंक्शन के ग्राफ के द्वारा बाउंड रीजन की एरिया देता है। ठीक है, तो अब अगर कर्व एक डेफिनेट शेप में नहीं है तो उसकी एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि उस पूरे रीजन को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, हर स्ट्रिप्स की एरिया फाइंड करते हैं और सभी की एरियाज का सम लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बट आप प्रैक्टिकली इसको ये समझिए कि प्रैक्टिकली हमें अगर समझना है कि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है, हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है, तो इसका यूज यही है कि कोई भी फंक्शन आपको ऐसा दिया गया है जिसको जब हम ट्रेस करते हैं, जिसका ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ ड्रा करने पर हमें एक डेफिनेट शेप नहीं मिलता है। सपोज कर लीजिए इस टाइप से कोई शेप मिल गया, जब हमने ड्रा किया इस टाइप से कोई शेप मिल गया। अब इस कर्व की इस रीजन की एरिया को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। बिना इंटीग्रेशन के हम इस रीजन की एरिया को फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका अप्रोच ये है या यूज ये है कि सपोज कर लीजिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी गई है आपको किसी इंस्टेंट। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो आप इंटीग्रेशन का यूज किए बिना नहीं फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये आपको दिया गया है, पोजीशन आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट का फाइंड करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन का यूज करोगे। ठीक है, किसी इरेगुलर शेप के कर्व की एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज है। इसीलिए ये जो सिंबल लिया गया है सम वर्ड के फर्स्ट लेटर का इनलॉन्गेटेड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें और भी चीजें देखते हैं और नोटेशन देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो fx है, fx एक्चुअली fx is called integrand। Okay, and in fx variable x is called variable of integration। x is called
x is called variable of integration, variable of integration, and dx is called element of integration, element of integration. Okay, and capital Fx is called integral or antiderivative or primitive. ठीक है, तो इसमें इस नोटेशन में इन सब की मीनिंग क्या है ये मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इन सब की मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए ये जो dx लिखा है, d के साथ में यहाँ जो भी वेरिएबल होगा आपको यहाँ जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड को उसी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? अब इसके बाद इस पे देखते हैं कि इंटीग्रल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। indefinite integration। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, अब इससे पहले मैंने ये एज्यूम किया था, ये सपोज किया था कि स्मॉल एफ एक्स इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, यानी कैपिटल एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपने जब कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। ठीक है, अब आपसे अगर ये कहा जाए कि किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को अगर हम ऐड करके इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने क्या सपोज किया है, स्मॉल एफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तभी हमें ये मिल रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तभी हमें ये मिल रहा है। क्लियर है? अब इस केस में अगर हम एंटी डेरिवेटिव आपसे पूछें कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, एफ एक्स प्लस सी होगा। क्लियर है? तो यहां पर कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये दोनों फंक्शन एंटी डेरिवेटिव है सेम फंक्शन एफ एक्स के। ठीक है, यहां पर कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये दोनों फंक्शन एक ही फंक्शन स्मॉल एफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव हैं, इंटीग्रल हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इस इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी के रीजन से इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनिट नहीं है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये होगा या स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, इसको हम अदर वर्ड्स में इस तरह से अगर कहें कि स्मॉल एफ एक्स
कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है या कैपिटल एफ एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है, ये हम श्योर नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो जब हम डेफिनेट नहीं है कि स्मॉल एफ एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है, ठीक है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी के रीजन से ही इसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का जब हम फाइंड करते हैं तो हम एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर c इंट्रोड्यूस करते हैं और c की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें उस फंक्शन के सभी एंटी डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है इंटीग्रल हो जाएगा या इसको एंटी डेरिवेटिव कहोगे, और ये क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, जो हो जाएगा। अच्छा, इस पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। ठीक है, अब आपसे ये पूछें कि 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इंटीग्रल ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें 2x मिला है, तो चूंकि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए 2x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तब भी आपको 2x मिलेगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, 2x। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इन दिस केस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। ऐसे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करते हो, तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इन दिस केस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर। आप यहां पर देखिए, ये आप जब कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, दीज आर ऑल द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन 2x। ठीक है, ये सभी एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हैं किसके, 2x के। क्लियर है। अब आप यहां पर ये डेफिनेट नहीं है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 2x एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है या एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करने पर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के रीजन से इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर इन सभी फंक्शन को ना लिख करके, ठीक है, सभी एंटी डेरिवेटिव को ना लिख करके हम एक ऐसा फार्मूला लिखते हैं, एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसके एंटी डेरिवेटिव को कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसके सभी एंटी डेरिवेटिव्स आपको मिलते जाएं। एक्स की सी की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, सी की वैल्यू 1 पुट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, सी की वैल्यू 2 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल गया। ठीक है, तो इसको हम एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसके एंटी डेरिवेटिव को जो हमें उस फंक्शन के सभी एंटी डेरिवेटिव को दे। ठीक है,
that is the formula which gives all antiderivative of the function is called indefinite integration। ओके, अच्छा अब इसके बाद देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन का यानी डी डी एक्स ऑफ वाई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कामा वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व के किसी पॉइंट एक्स कामा वाई पे ड्रा किए गए टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इंटीग्रल हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इंटीग्रल क्या देता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x का जब मैंने एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये एक्स स्क्वायर आया। अगर इसको हम y इज इक्वल टू सपोज कर लें इस टाइप से, अगर मैंने इसको इस टाइप से सपोज कर लिया y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये ले लिया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक, ये जो इक्वेशन होता है ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व को देता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें सी की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें उसके डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो मिलता है एफ एक्स प्लस सी जो मिलता है वो एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की जो वैल्यूज है उसको हम पुट करते जाएंगे, सारे मेंबर्स हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये सब जो है इस फैमिली ऑफ कर्व, इस फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। ठीक है, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। ओके, अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, देखिए अगर इसको हम प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर c की वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो c की वैल्यू 0 पर हमें ये मिलेगा फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फिर मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे अगर हम ये लें y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व आई। देखिए इसको इंटीग्रेट करने पर जब हमने 2x को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला। ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है इन सभी मेंबर्स में। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन है, ये लाइन इन मेंबर्स को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी उन पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पर टेंजेंट मैंने ड्रा किया, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया, तो ये टेंजेंट सब पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये सभी टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन
सभी मेंबर्स को जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी उन पॉइंट्स पे ड्रा किए गए टेंजेंट्स के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। The first properties of indefinite integral, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी फंक्शन, ध्यान देना, किसी फंक्शन के इंटीग्रल का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, किसी फंक्शन के इंटीग्रल का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा। क्लियर है? देखते हैं इसको। देखिए, आपने कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करके देखो, कास एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन। ठीक है, यहां पर देखिए इतने को सॉल्व करने पर क्या आया, साइन है। अब साइन को आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, क्या आया, कास। ठीक है, तो यहां पर देखो जो एफ एक्स था वही आपको मिल गया। क्लियर है? तो अगर आप किसी फंक्शन एफ एक्स के इंटीग्रल का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपको सेम फंक्शन मिलेगा, वही फंक्शन मिल जाएगा।